Hello, learners. This is Yash, and welcome back to SSCT Point. So, just have a guess what we are going to do today. Actually, we are going to start a new topic today that is verb. Why? Because in the last session, we completed the whole adverb. Till now, what we have done, we have completed article, we have completed noun, pronoun, adjective, and adverb. Now, today is the turn of verb. तो वर्ब स्टार्ट करेंगे एंड लेट मी टेल यू वन थिंग दैट वर्ब के जो सेशंस होंगे वो बहुत कंपैरेटिवली उतने नहीं होंगे जितने बाकी सेशंस रहे हैं बाकी टॉपिक के सेशन रहे हैं verbs के जो सेशन होंगे बहुत होंगे because verb is a very vast topic and you have to understand verb and I will want from you that you must revise each and everything each of the sessions which I conducted on YouTube before coming to verb. Why? Because अगर बाकी के सेशन नहीं करोगे तो वर्ब में थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है एंड यू कैन नॉट इग्नोर वर्ब व्हाई बिकॉज वर्ब एक ऐसा कंसेप्ट है वर्ब एक ऐसा टॉपिक है ग्रामर के अंदर जो हर एक सेंटेंस में इंक्लूड होगा व्हेनेवर यू मेकिंग अ सेंटेंस सो a sentence cannot be used cannot be made without any verb ठीक है तो वर्ब को आप इग्नोर नहीं कर सकते कभी कभार होता है एडजेक्टिव किसी भी सेंटेंस में यूज करो मत करो एडवर्ब यूज करो मत करो बट यू कैन नॉट इग्नोर वर्ब ठीक है तो वर्ब के बिना कोई सेंटेंस बनेगा ही नहीं तो आप वर्ब को तो पढ़ना ही है ठीक है और क्या बताना था मेरे को बस यही बताना था तो आज हम वर्ब की डेफिनेशन करेंगे सो टुडेस सेशन विल बी द सेशन ओनली फॉर द डेफिनेशन ऑफ वर्ब एंड आफ्टर दैट सेशन वी आर गोना मूव फॉरवर्ड विद द काइंड्स ऑफ वर्ब्स है ना तो चलिए एंड आई विल वांट फ्रॉम यू कि भाई आप जितने भी सेशंस है पहले के एक्सक्लूडिंग वर्ब वो सारे कर लीजिए एंड टुडे लेट अस स्टार्ट वर्ब ठीक है तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वर्ब को स्टार्ट करते हैं आई होप यू कैन सी द स्क्रीन एंड आई होप दैट आई एम ऑडिबल टू यू चलिए सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी चूज द कलर बिकॉज आफ्टर दैट ड्यूरिंग द सेशन आई डू नॉट वांट एनी हिंड्रेंस चलिए वर्ब्स क्या होता है देखिए अब तक अब तक सॉरी अब तक जितना भी आपने वर्ब्स वगैरह पढ़ा है समझ में आया नहीं आया भूल जाओ ठीक है अब तक जितना भी पढ़ा है अगर वर्ब समझ में आया टेंसेस मॉडल्स वगैरह है ना ये सारे वर्ब्स के ही पार्ट हैं अगर इतना समझ में आया ठीक है जितना पढ़ लिया समझ में आ गया ठीक है लेकिन अब जो है इफ यू आर अ रूकी इफ यू आर अ बिगनर और लाइक आई हैव यू वांट टू हैव अ फ्रेश स्टार्ट तो फ्रेश स्टार्ट करते हैं है ना तो अब तक जितना पढ़ लिया ठीक है तो अब जो है दोबारा से रेडी करते हैं वर्ब्स को पढ़ने के लिए ठीक है सॉरी तो वर्ब्स क्या होता है वर्ब्स की डेफिनेशन मैं पहले रीड आउट कर देता हूँ बट आई विल बी लेटिंग यू द डेफिनेशन ऑफ वर्ब विद द एग्जांपल्स ठीक है तो एग्जांपल्स के दौरान अगर बताऊंगा एग्जांपल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूंगा सो दैट वुड बी मच बेटर चलिए अ वर्ड यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन यानी कि अगर आपको एक्शन को शो करना है ठीक है एक्सप्रेस करना है यू आर डूइंग एन एक्शन कोई भी एक्शन हो जैसे खाना पीना नोना नोना क्या होता है कुछ भी नहीं होता खाना पीना नहाना धोना है ना तो ये जितने भी एक्शंस वाले मोमेंट होते हैं वो आप वर्ब के थ्रू एक्सप्रेस करोगे ठीक है कोई भी वर्ड एक्शन को डिनोट करेगा, वो क्या कहलाएगा? वर्ब कहलाएगा, ठीक है? कोई भी वर्ड किसी इवेंट को डिनोट करेगा। इवेंट मतलब यानी कि जैसे इवेंट मतलब जैसे हिस्टोरिकल इवेंट हो गया, है ना? कोई फ्यूचर में इवेंट होने वाला है, ठीक है? कोई ऐसा मोमेंट व्हिच इज़ रिमेंबर्ड ऑल टाइम तो वो वर्ब के थ्रू रिमेंबर किया जाता है, मतलब यूज़ किया जाता है। स्टेट, स्टेट का मतलब क्या हो गया? स्थिति, मतलब स्थिति का मतलब क्या हो गया? इफ समबडी इज़ वेरी रिच तो वो उसकी स्टेट है कि दैट गाय इज़ रिच। तो रिच ठीक है, एडजेक्टिव है, ठीक है? रिच एडजेक्टिव है, लेकिन उससे पहले जो वर्ड आया, एडजेक्टिव से पहले जो वर्ड आया, ही इज़ रिच तो इज़ क्या हो गया? वहाँ पे स्टेट बता रहा है कि वो प्रेजेंट में अमीर है, ठीक है? तो स्टेट कौन बता रहा है? स्टेट कौन बता रहा है प्रेजेंट की? वो वर्ब बता रहा है, ठीक है? तो बता रहा हूँ एज़ अ डेफिनिशन ओनली, ठीक है? बाद में इलैबोरेटिवली इन एन इलैबोरेटिव मैनर आई विल बी लेटिंग यू नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द वर्ब्स, ठीक है? तो अभी के लिए ध्यान रखिए, सेंटेंस के अंदर ग्रामर के अंदर कोई भी वर्ड हो, वो क्या बताएगा? अगर एक्शन को डिनोट करेगा, इवेंट को डिनोट करेगा या किसी की स्टेट को डिनोट करेगा, तो वो क्या कहलाएगा? वर्ब कहलाएगा, ठीक है? आई होप डेफिनिशन सिंपल सी क्लियर हो गई होगी। वैसे इतनी छोटी डेफिनेशन है नहीं, मतलब जितना छोटा मैंने बना दिया डेफिनेशन को, इतना छोटा कांसेप्ट है नहीं वर्ब का। वर्ब इज़ अ ह्यूज कांसेप्ट, ठीक है? तो दैट इज़ व्हाई आई टोल्ड यू कि भाई एक बार हैव अ फ्रेश स्टार्ट, है ना? कि अगर जितना अब तक पढ़ लिया है वर्ब को ठीक है, लेकिन अब दोबारा से स्टार्ट करिए बिकॉज़ आई एम नॉट गोना lose anything in verb. I'm not gonna leave anything. ठीक है? I will include each and everything which is important for your exam and for your day life also. है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट तो कर दिया सॉरी। अब कंटिन्यू करते हैं विद द नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है। तो अब वर्ब की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन टू यू विद सम एग्जांपल्स। ठीक है? चलिए। अ वर्ब मे टेल। वर्ब क्या-क्या बता सकता है? वर्ब क्या-क्या बता सकता है? पहला व्हाट अ पर्सन और थिंग डज ठीक है अगर कोई पर्सन या थिंग क्या काम करता है डज मतलब करना है ना जैसे अगर मैं क्या काम करता हूं तो इसको प्रेजेंट कैसे करूंगा वर्ब के थ्रू करूंगा सपोज दैट प्रेजेंटली जैसे मैं अब प्रेजेंटली में क्या कर रहा हूँ प्रेजेंट मोमेंट में क्या कर रहा हूँ पढ़ा रहा हूँ ठीक है तो आई
वहां पे जो टीच है पढ़ाना करना एक्शन है, तो वो कैसे प्रेजेंट होगा, वर्ब से होगा, तो वर्ब टीच हो गई। ठीक है। कैली डांसेस, कि कैली क्या करती है, कैली क्या करती है, इफ somebody comes to me and I know Kelly and he knows Kelly too and he asks me कि भाई कैली क्या करती है, I would be saying to him कि भाई कैली डांसेस, कैली जो है नाचती है, उसका जो प्रोफेशन है वो डांस करने का है, नाचना। ठीक है, तो नाचना क्या एक तरह का एक्शन वर्ब है, तो एक्शन है ना? तो एक्शन को कैसे आप प्रेजेंट करोगे? आप एक वर्ड से करोगे जो कि जिसे क्या क्या बोला जाता है? वर्ब बोला जाता है। तो डांसेस क्या हो गया? वर्ब हो गया। अब यहाँ पे एस क्यू लगाया है, ये आगे देखेंगे। ठीक है, एस क्यू लगाया, आगे देखेंगे। अब मेरे को लगता है आपको पता होगा, बिकॉज ये सब बातें स्कूल में बहुत पहले पढ़ा दी जाती है ना? और अगर स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती फिर भी ये पढ़ते रीड आउट करते करते समझ में आ जाता है कि यहाँ पे एस क्यू लगाया है, यानी कि व्हेन वी हैव टू रिमूव एस ई एस और आई ई एस, ये भी हमें पता होना चाहिए, है ना? तो कैली डांसेस, ठीक है, क्या पता लग रहा है कैली क्या काम करती है? द गर्ल स्माइल्स, गर्ल क्या करती है? स्माइल करती है। ठीक है, तो पहला वाला आपको क्या बताया जा रहा है? टाइप ए बताया जा रहा है कि अगर कोई पर्सन या थिंग, इसमें ऐसा कंसेप्ट नहीं होता वर्ब के साथ कि जो नाउन है वो सिंगुलर है प्लूरल है। ठीक है, होता है, लेकिन ये नहीं होता कि अलग ही रूल बना दिया। ठीक है, रूल होता है लेकिन माइनर सर होता है, मतलब माइनर एडिशन और एलिमिनेशन होता है। और अगर जो सब्जेक्ट है वो लिविंग हो नॉन लिविंग हो, वर्ब पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, वर्ब पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इतना सोचना नहीं पड़ता है, जैसे समटाइम्स वी हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई जो नाउन होता है वो नाउन अगर अनकाउंटेबल है तो उसके साथ कैसे यूज करेंगे, है ना? वर्ब के केस में इतना नहीं देखा जाता है, तो वर्ब इज वेरी इजी पीजी टू लर्न टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो कोई भी पर्सन एनिमेट हो यानी कि थिंग हो, इन एनिमेट हो, ठीक है, एनिमेट और इन एनिमेट दोनों के लिए अगर बताना हो कि वो एनिमेट और इन एनिमेट चीज या ह्यूमंस क्या करते हैं, क्या एक्शन करते हैं, क्या प्रोफेशन है, क्या काम करते हैं, तो वर्ब से डिनोट करेंगे। चलिए, आई होप समझ में आ गया होगा। टाइप बी, वर्ब क्या बताता है? व्हाट इज डन टू अ पर्सन और थिंग। अब तक ये बता दिया, अब तक ये पता लगा कि क्या इंसान या कोई भी थिंग क्या काम करती है, वर्ब से डिनोट होगा। अब बताया, ये भी बताया जा सकता है वर्ब के थ्रू कि भाई उस इंसान के पास, उस इंसान के ऊपर आई मीन या उस चीज के ऊपर क्या काम होता है। ठीक है, पहला क्या पता लगा था कि वो पर्सन या थिंग क्या काम करता है। अब पार्ट बी में क्या बताया बताया जा सकता है, वर्ब के यूसेज से, वर्ब को यूज करके कि उस पर्सन के ऊपर या थिंग के ऊपर, वो एनिमेट चीज हो या इनएनिमेट चीज हो, उसके ऊपर क्या काम होता है, तो वो भी यूज से हो सकता है, वर्ब के यूज से। जैसे ही इज वेलकम्ड, तो काम किसके हो रहा है? उसके ऊपर हो रहा है ना? काम किसके ऊपर हो रहा है? ही के ऊपर हो रहा है। क्या? वेलकम्ड, मतलब ये भी एक वर्ब है, ये भी एक तरह की वर्ब है। अभी यहाँ पे दो वर्ब है, अभी के लिए कंफ्यूज मत हो कि यहाँ पे दो वर्ब यूज कर ली है, यहाँ पे एक वर्ब थी, यहाँ पे भी एक वर्ब थी, यहाँ पे दो वर्ब कैसे यूज कर ली है। ठीक है, ये आपको समझ नहीं आ रहा है कि इस वर्ब है, वेलकम्ड वर्ब कैसे हो गई है ना? तो अभी के लिए इतना गहराई में मत जाओ, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसलिए मैंने बोला वर्ब एक वास्ट सब्जेक्ट है, सॉरी वर्ब एक वास्ट टॉपिक है इन ग्रामर, तो उसको धीरे धीरे पढ़ना ही सही रहेगा। तो ही इज वेलकम, काम किसके ऊपर हो रहा है? ही के ऊपर हो रहा है। क्या काम हो रहा है? कि उसका स्वागत किया जा रहा है। तो यानी कि इससे पता लगा कि एक्शन जो होता है सब्जेक्ट के ऊपर, चाहे वो पर्सन हो या थिंग हो, उसके ऊपर जो भी एक्शन होता है वो भी वर्ब से डिनोट होता है। उसके बाद है द हाउस इज बिल्ट, घर को बनाया जाता है, घर को बनाया जाता है, घर को बनाया जाता है। ठीक है, तो इससे क्या पता लगा कि घर के ऊपर काम हो रहा है, उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन हो रही है, मरम्मत हो रही है। तो इससे क्या पता लगा कि कोई भी पर्सन हो या कोई भी थिंग हो, उसके ऊपर क्या काम होता है, ये भी वर्ब से पहचान सकते हो आप, यूज कर सकते हो आपको। चलिए, टाइप थर्ड में आ जाते हैं, सी में। व्हाट अ पर्सन और थिंग इज कि भाई जो भी पर्सन इन एनिमेट या एनिमेट, ठीक है, जो भी पर्सन हो या थिंग हो, वो क्या है, उसका स्टेट ऑफ बीइंग क्या है? क्या है? स्टेट ऑफ बीइंग। ठीक है, स्टेट ऑफ बीइंग क्या है? स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब क्या हो गया? आपने वो सलमान खान का वो लोगो स्लोगन जो होता है वो देखा होगा, है ना? क्या होता है वो? एक सेकंड, ये मैंने क्या लिख दिया है जल्दबाजी में। हाँ, मैं क्या लिखना चाह रहा था, स्टेट ऑफ बीइंग। आपने सलमान खान का देखा होगा ना, बीइंग ह्यूमन, बीइंग ह्यूमन। तो वहां पे बीइंग ह्यूमन में बीइंग का मतलब क्या होता है? बीइंग का मतलब होता है होना, या कभी कभार बीइंग का मतलब होता है होने के नाते, ऐसे भी बोला जाता है। जैसे बीइंग ह्यूमन, आई हैव टू सर्व द नेशन, है ना? तो यहाँ पे बीइंग क्या है? बीइंग क्या है? होना। कि वर्ब क्या बताता है? स्टेट ऑफ बीइंग, कि उसकी होने की स्थिति क्या है, वो क्या है, वो इंसान या वो ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है, तो कैसे पहचानोगे? वो वर्ब से आप यूज कर सकते हो, मतलब वर्ब का यूज करके आप सेंटेंस में डाल सकते हो, बना सकते हो। मैन इज मॉर्टल, मैन क्या है? मॉर्टल है। मॉर्टल का मतलब जो मर जाएगा, नश्वर, है ना? मॉर्टल का मतलब शायद नश्वर होता है, मतलब मॉर्टल का मतलब क्या होता है? कि जो मर जाता है, जो अमर नहीं है।
तो आई थिंक मॉर्टल की हिंदी नश्वर ही होगी, जो एक दिन नष्ट हो जाना है। तो मैन की स्थिति क्या होती है? हमारी स्थिति क्या है कि वी आर मॉर्टल्स, है ना? हम नश्वर है। तो कैसे पता लगा? इससे पता लगा कि प्रेजेंट में बात कर रहे हैं हम, ठीक है? इट इज यूनिवर्सल स्टेटमेंट कि एवरी मैन हैज टू डाई वन डे, हैज टू लीव दिस अर्थ वन डे, है ना? तो इसलिए इंसान क्या है, मैं क्या हूँ, ये किससे बताओगे? वर्ब से बताओगे। शी इज एक्साइटेड, सिंपल सा सेंटेंस ले लिया कि वो क्या एक्साइटेड है, ठीक है? वो एक्साइटेड है, उसकी स्थिति क्या है इस टाइम पे? शी इज इन दी एक्साइटमेंट, है ना? एक्साइटमेंट मूड में है वो, ठीक है? तो जैसे अगर मैं बोल देता हूँ आई एम फाइन टुडे, ठीक है? आई एम फाइन टुडे, इफ समबडी आस्क मी हाउ आर यू, आई वुड बी सेइंग हिम टू सेइंग हिम और हर कि भाई आई एम फाइन, है ना? आई एम फाइन। तो वहां पे जो फाइन है मेरा, वो कैसे बता रहा हूँ कि भाई मैं बहुत सही हूँ, मैं ठीक हूँ। तो उसके लिए कैसे मैंने किस तरीके से यूज़ करा? इज़ का यूज़ करा। नहीं, इज़ का यूज़ नहीं करा। आई के साथ क्या आता है? एम आता है। मैंने एम का यूज़ करा। तो एम यहाँ पे किसके साथ आता है? आई के साथ आता है और दूसरी थिंग एम ये भी बता रहा है कि मैं प्रेज़ेंट मोमेंट में सही हूँ। अगर एम के जगह मैं कोई और वर्ब लगा देता, तो वो पास्ट को डिनोट कर देता, जैसे वाज़ लगा देता तो, है ना? तो अलग-अलग मोमेंट की वर्ब होती है, वो हम देख लेंगे धीरे-धीरे। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा, पार्ट सी भी। उसके बाद है टाइप डी। टाइप डी क्या कहता है? सफरिंग बाय द सब्जेक्ट। मतलब अगर कोई सब्जेक्ट सफर कर रहा है, किसी भी चीज से पीड़ित है, तो वो भी आप वर्ब से यूज करके बता सकते हो। जैसे ही डाइड ऑफ कोरोना वायरस, कि भाई वो कोरोना वायरस के कारण चला गया। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि कुछ वर्ब्स होती है जिनके साथ कुछ प्रपोजिशन यूज होती है, वो आपको धीरे धीरे बता दूंगा। जैसे यहाँ पे डाइड है, ठीक है? डाइड के साथ ऑफ का यूज हुआ है, ठीक है? यानी कि अगर कोई इंसान मर जाता है ना? ड्यू टू सम डिजीज, तो कैसे प्रेजेंट करेंगे? आप डाई के साथ ऑफ का यूज करोगे। तो ये प्रपोजिशन और जो वर्ब्स के साथ आती है, वो थोड़ी-थोड़ी सीखनी पड़ती है, पर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इन्हें क्या बोला जाता है? इन्हें फ्रेजेस बोला जाता है, फ्रेजेस ऑफ वर्ब्स, है ना? चलिए, ही डाइड ऑफ कोरोना वायरस, तो वो पीड़ित कैसे था? कोरोना वायरस से था। ये कैसे पता लगा? डाइड से, है ना? मर गया, मतलब हाउ ही सफर्ड, ही डाइड इन द एंड। जॉन रिसीव्ड फेक कॉल्स, ठीक है? जॉन रिसीव्ड फेक कॉल्स। वो सफर कैसे कर रहा है? जॉन सफर कैसे कर रहा है? फेक कॉल से सफर कर रहा है ना? जैसे अगर सपोज करो कि भाई मेरे को फीवर है, आई एम सफरिंग फ्रॉम बोलूंगा ना, आई एम बोलूंगा, क्योंकि प्रेजेंट में आई एम सफरिंग फ्रॉम डिजीज, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। तो मेरी जो परिस्थिति है, मैं जिस चीज से पीड़ित हूँ, वो कैसे प्रेजेंट करोगे आप? वर्ब का यूज करके, ठीक है? तो जॉन को रिसीव हुआ फेक कॉल्स, तो हाउ ही गॉट सफर्ड। तो रिसीव से क्या पता लगा कि भाई वो पास्ट में सफर हुआ था, फेक कॉल से अब नहीं हुआ है। पास्ट में उसने रिसीव करी थी फेक कॉल्स। चलिए, टाइप डी भी बहुत आसान है। टाइप ई, वर्ब्स आसान है लेकिन क्या है, लेंदी है थोड़ी, ठीक है? थोड़ा एग्जांपल्स ज्यादा समझने पड़ते हैं इसके लिए, बाकी है इजी पीजी। चलिए, टाइप ई क्या कहता है? एन एक्शन इन सम कॉन्टेक्स्ट एंड इन अदर्स और सफरिंग बाय द सब्जेक्ट। मतलब कोई एक्शन हो किसी भी कॉन्टेक्स्ट में, कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या हो गया? सिचुएशन में कोई भी एक्शन हो, ठीक है? या कोई सफरिंग हो। सफरिंग मतलब वो बता दिया, पीड़ित होना, ठीक है? सब्जेक्ट जब किसी चीज से पीड़ित होता है, तो वो भी वर्ब से बताया जाता है। कुछ एक्स्ट्रा एग्जांपल्स हैं, जैसे यहाँ पे दो एग्जांपल लिखे हैं। शी कट्स अ नोट, ठीक है? ये एक्शन को डिनोट कर रहा है। शी कट्स अ नोट, शी कट्स अ नोट। कट अ नोट या एक तरह का ये इडियम है। इसका मतलब क्या होता है? व्हेन यू आर इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन एंड यू हैव टू मेक अ क्विक और डिसाइसिवली, लाइक कोई भी आपको डिसीजन लेना है, ये एक्शन लेना है, वी शुड बी डिसाइसिव इन नेचर, है ना? तो उसके लिए कट अ नोट का यूज करेंगे, ठीक है? कट अ नोट का यूज करेंगे। तो यहाँ पे एक्शन शो हो रहा है कि भाई कोई मुसीबत थी, ठीक है? मैंने जो है क्विक और ऐसा डिसीजन लिया कि उससे जो एक्शन है वो रिजॉल्व हो गया। तो यहाँ पे कट अ नोट का मतलब एक्शन शो हो रहा है। शी कट्स अ सॉरी फिगर, यहाँ पे कोई एक्शन शो नहीं हो रहा है, ठीक है? यहाँ पे कोई एक्शन शो नहीं हो रहा है। यहाँ पे कट अ सॉरी फिगर, ये क्या होता है? ये भी एक तरह का इडियम होता है। इसका मतलब होता है व्हेन यू हैव मेड अ पुअर इंप्रेशन, ठीक है? कहीं भी गलत आपकी इमेज बन गई हो, पुअर इंप्रेशन, या आपने ऐसा कोई काम कर दिया हो जिसकी वजह से यू आर गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड और आपको शेम सा फील हो रहा है ना? तो इस वजह से आप कटा सॉरी फिगर का यूज़ करते हो। तो ये कोई एक्शन नहीं दिखा रहा। यू आर थिंकिंग, यू हैव मेड अ बैड इंप्रेशन, है ना? तो वो कोई एक्शन नहीं है। तो वो क्या एक तरह की सफरिंग है, सफरिंग, पीड़ित हो आप उस चीज़ से। तो इस तरीके से और भी एग्ज़ाम्पल हैं ये, ठीक है? वर्ब को डिनोट करने के। हाउ यू कैन यूज़ वर्ब इन अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट और इन सम वैराइटीज़ ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है? बाकी इनको रट्टा-वट्टा नहीं मारना, समझना है। और मेरे को पता है जब तक पूरा इफ यू आर कंटिन्यू, है ना? कंटीन्यूअसली इफ यू आर टेकिंग द सेशंस ऑफ वर्ब्स, ठीक है? वर्ब का सेशन लेते हो सभी तरीके से, ऑल सेशंस आई टोल्ड यू, तो आपको पूरी वर्ब्स आ जाएगी। एग्जांपल देख के ही आ जाएगी, लिखने की याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे इसके कंसेप्ट हैं।
कोई रूल्स को मगअप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एग्जाम्पल देखते देखते आपको वर्ब्स में समझ में आ जाएगा, बिकॉज दे आर वेरी कॉमन, है ना? करते आ रहे यूज बचपन से। चलिए अब कुछ और कंसेप्ट हैं वर्ब के लिए जो समझना बहुत जरूरी है ना? टू गो अ लिटिल डीप इन वर्ब्स। चलिए, अ वर्ब ऑफन कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन वर्ड, ठीक है? अब तक मैंने आपको बताया कि भाई कोई भी वर्ड होगा वो सेंटेंस के अंदर होगा, वो एक्शन इवेंट को शो कर रहा होगा या आपकी परिस्थिति जो स्टेट है, आपकी स्टेट ऑफ बीइंग उसको शो कर रहा होगा। मैंने अब तक आपको शायद एक ही वर्ब लिया था सेंटेंस के अंदर, लेकिन कभी-कभी एक से ज्यादा वर्ब भी आ जाती है, यानी कि एक से ज्यादा वर्ब भी आ जाती है। कभी-कभार आप केवल आप हैज देखोगे और कभी-कभार आप हैज के साथ एक और वर्ब देखोगे, ठीक है? तो ज़रूरी नहीं है कि वर्ब के सेंटेंस के अंदर केवल एक ही वर्ब हो। अगर पूरे सेंटेंस के अंदर एक वर्ब होती है तो उसे मेन वर्ब बोला जाता है, वो आगे देखेंगे। और अगर पूरे सेंटेंस के अंदर एक से ज़्यादा कितनी हो सकती है? 2 हो सकती है। 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, लेकिन 3 के जो सेंटेंसेस बनते हैं वो रेयर बनते हैं। ठीक है? मतलब कम बनते हैं। ठीक है? तो मैक्सिमम तो 3 से 3 तक बन जाते हैं। मतलब जो सेंटेंस होता है 3 वर्ब आ जाती है सेंटेंस के अंदर, है ना? 3 वर्ब आ जाती है। लेकिन वन एक वर्ब सेंटेंस के अंदर वो कॉमन है और 2 वर्ब भी कॉमन है। ठीक है? तो आपको बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस दिखेंगे जिसमें 1 वर्ब होगी या 2 वर्ब होगी। तो 1 वर्ब के एग्जांपल मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में दे दिए हैं। अब ये एग्जांपल्स देखो 2 वर्ब के। व्हेन यू हैव 2 वर्ब्स इन अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट लाइक ही हैज पेड हिज बैलेंस, कि भाई उसने अपना बैलेंस पे कर दिया है। बैलेंस पे कर दिया है। ठीक है? अब इस केस में ये हैज़ है, एक वर्ब, ये पेड है, 2 वर्ब। अब अभी ये नहीं बताऊँगा कि हैज़ के साथ पेड क्यों आया, ये बाद के सेशंस हैं। ठीक है? तो बस अभी के लिए ध्यान रखिए कि एक सेंटेंस के अंदर ज़रूरी नहीं कि केवल एक ही वर्ब हो, एक से ज़्यादा यानी कि 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, लेकिन 3 के सेंटेंसेस थोड़े रेयर बनते हैं। ही माइट हैव, देखो 3 के आगे ना, 3 के आगे मोर देन 1 वर्ड, 3 के आगे ना, मुझे लगा था मैंने केवल 2 वर्ड का लिया है जिसमें 2 वर्ब हो केवल सेंटेंस के अंदर, 3 वर्ब के जो मैंने आपको बोला ये एग्जांपल आ गया। He might have slept better if he had not watched Extraction on Netflix. I hope you have watched Extraction, है ना? Extraction देखी होगी। किसकी मूवी है बताइए? बहुत ही फेमस एक्टर है। थॉर, है ना? हेम्सवर्थ। तो ये क्या कहना चाह रहा है? He might have slept. ठीक है? अब इसका मतलब क्या हो गया कि भाई वो शायद सो चुका होगा, बेटर बेटर सो चुका होगा, अच्छा सो चुका होगा अगर उसने एक्सट्रैक्शन नहीं देखी होगी। बिकॉज़ व्हेन आई वॉच्ड एक्सट्रैक्शन आई नो दैट आई वाज़न्ट एबल टू लाइक स्लीप नहीं, ये बोलूँगा कि अच्छा फ़ील किया था, मतलब ऐसे नहीं कि भाई थोड़ा एजिटेशन सा आ गया था। मतलब इतनी एडवेंचरस मूवी थी ये। मैं जब देखी थी एक्सट्रैक्शन, तो एक बार आप देखोगे जैसे हैरी पॉटर आप देख लोगे, तो आपको है ना जब भी आप मूवी वगैरह देखते हो तो क्या होता है, आपके दिमाग में घूमती रहती है। तो एक्सट्रैक्शन भी उसी काइंड की मूवी है ना? तो इसलिए मैंने सेंटेंस लिखा है कि अगर एक्सट्रैक्शन आपने देखी है तो वो अच्छे से सो नहीं पाया होगा, दिमाग में उथल-पुथल चल रही होगी। तो इस तरह का मैंने सेंटेंस बनाया था यहाँ पे। तो माइट हैव स्लेप्ट, 1 वर्ब, 2 वर्ब, 3 वर्ब। तो इससे ये पता लगा है सेंटेंस के अंदर 3 वर्ब भी आ सकती है। ये कौन-कौन सी वर्ब है ये बाद में देखेंगे, अभी नहीं बताऊँगा बिकॉज़ इट वुड बी टू लॉन्ग सेशन इफ आई टेल यू राइट नाउ, बिकॉज़ इसके सेशंस है आगे, तो व्हाई शुड आई टेल यू राइट नाउ। इनको मल्टी पार्ट वर्ब्स बोला जाता है, बट ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? जब सेंटेंस के अंदर एक से ज़्यादा वर्ब आती है तो उस सेंटेंस को ठीक है, उस सेंटेंस के अंदर जो वर्ब होती है उसे मल्टी पार्ट वर्ब्स बोला जाता है। ऐसे ही लिख दिया है कैजुअली, बट यू डू नॉट हैव टू मग दिस अप एंड यू डू नॉट हैव टू रिमेंबर दिस थिंग बिकॉज़ यू आर नॉट गोना बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। चलिए ये वाला देखते हैं। A few verbs can be used in two different ways with the same meaning। अभी ये क्या कह रहा है कि भाई कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं, सारी नहीं, कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके 2 डिफरेंट वेज से, मतलब एक ही मीनिंग होगा। उस वर्ब का एक ही मीनिंग होगा और 2 तरीके से उसको सेंटेंस में प्रेजेंट किया जा सकता है। यानी कि 2 सेंटेंस विद द सेम वर्ब, विद द सेम मीनिंग, बट द स्ट्रक्चर इज लिटिल डिफरेंट ऑफ बोथ ऑफ द 2 सेंटेंसेस। जैसे हाउस अबाउंड्स विद रैट्स, इसका मतलब क्या हो गया? अबाउंड का मतलब होता है व्हेन यू हैव मोर देन, बहुत सारा अमाउंट होता है। मतलब समथिंग एक्सिस्ट इन लार्ज क्वांटिटी, ठीक है? जो बहुत सारा, जैसे स्वार्म, है ना? जब बहुत सारी चीज़ें होती हैं एक साथ, ठीक है? बहुत ज़्यादा कलेक्शन होता है तो उसमें अबाउंड का यूज़ करते हैं। तो ये बोलना चाह रहा है कि जो हाउस है ना, वो भर गया है रैट्स से, रैट्स से। तो देखो यहाँ पे भी अबाउंड का यूज़ किया है वर्ब का। अब सेकंड सेंटेंस देख लो, रैट्स अबाउंड इन द हाउस। यहाँ पे भी अबाउंड का यूज़ किया है। दोनों सेंटेंसेस का सेम मीनिंग है। पहले में क्या बताया जा रहा है, जो हाउस है वो भर गया है रैट से, और यहाँ पे बताया जा रहा है जो रैट है वो अबाउंड हो गए हैं हाउस में। ठीक है? भर गए हैं हाउस में। तो दोनों का सेम मीनिंग है, बट थोड़ा-सा स्ट्रक्चर डिफरेंट है। यही बता रहा है कि भई कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो अलग-अलग तरीके से
यूज करी जा सकती है सेंटेंस के अंदर विद द सेम मीनिंग, एक मीनिंग के साथ साथ। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। आई होप यू गॉट दिस थिंग टू। उसके बाद है सम वर्ब्स आर यूज्ड विद और विदाउट द preposition। ठीक है, मैंने आपको बताया था, जैसे मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया था कि भाई कुछ वर्ब्स के साथ, जैसे डाइड के साथ ऑफ का यूज होता है, व्हेन somebody डाइड, है ना, व्हेन somebody डाइज बिकॉज ऑफ समथिंग, है ना, कोई डिजीज के कारण मर जाता है, किसी चीज के कारण मर जाता है, कोई भी डिजीज हो जाए, तो उस केस में आप डाई के साथ ऑफ लगाते हो। ठीक है, ऑफ लगाते हो व्हेन somebody डाइज विद लाइक ड्यू टू एनी डिजीज। ठीक है, किसी भी डिजीज के कारण मर जाता है तो डाई के साथ ऑफ लगाते हो। तो वैसे ही मैंने आपको बोला कि भाई कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके साथ प्रपोजिशंस आ सकती हैं। और वो कौन सी वर्ब्स होती है, वो उन्हें फ्रेजल वर्ब्स बोला जाता है, कि हम इसको पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में, मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट सेशन, मतलब जो भी सेशन होगा आने वाला। लेकिन अभी के लिए ध्यान रखिए, कुछ वर्ब जरूरी नहीं है कि प्रपोजिशन के साथ ही आए, प्रपोजिशन के बिना भी आ सकती है। ठीक है, जैसे ही टुक हिज टाई, इसका मतलब क्या हो गया कि उसने अपनी टाई ले ली, उसने अपनी टाई ले ली। यहाँ पे जो वर्ब है वो टुक है, इसके बाद कोई प्रेप नहीं है, कोई प्रपोजिशन नहीं है ना। ही टुक हिज टाई, इसी को इसी वर्ब को preposition के साथ लिख दूंगा। he took off his tie when he got home, इसका मतलब क्या हो गया, उसने अपनी टाई उतार दी जब वो घर पहुंचा। ठीक है, तो देखो दोनों में सेम वर्ब है, दोनों को अलग अलग तरीके से यूज किया गया है। यहाँ पे विदाउट preposition और यहाँ पे took को यूज किया है ऑफ के साथ। ऑफ क्या एक तरह की preposition है। तो ये बोला जा रहा है कि कुछ वर्ब्स ऐसी होती है, ठीक है, जिसको आप विद अ प्रपोजिशन, प्रपोजिशन के साथ, और विदाउट अ प्रपोजिशन, प्रपोजिशन के बिना यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं कि कोई रूल है कि वर्ब को प्रपोजिशन के साथ ही यूज करो। चलिए इतना ही था कंसेप्ट जिसके बारे में, आगे बढ़ जाते हैं। चलिए, अब आपका वर्ब का डेफिनेशन कंप्लीट हो गया है। अब हम प्रिंसिपल वर्ब को पढ़ेंगे, प्रिंसिपल वर्ब की डेफिनेशन पढ़ेंगे, एंड आई एम गोना लेट यू नो अबाउट दिस वर्ब। ठीक है, और ये काइंड ऑफ वर्ब स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो वर्ब की डेफिनेशन कंप्लीट हो गई है, और जितना भी आपने समझा अब तक वर्ब में, दैट वुड बी यूज्ड अहेड। चलिए, प्रिंसिपल वर्ब क्या कहता है, प्रिंसिपल का मतलब क्या हो गया। अच्छा, दो तरह के प्रिंसिपल होते हैं, एक ये वाला प्रिंसिपल तुमको दिख रहा होगा, एक ये वाला प्रिंसिपल होता है। दोनों में क्या डिफरेंस होता है, प्लीज टेल मी इन द कमेंट बॉक्स इफ यू नो, इफ यू डू नॉट नो तो गेट इट। ठीक है, तो प्रिंसिपल वर्ब होता है, प्रिंसिपल का मतलब होता है मेन। इस प्रिंसिपल जो हमारे स्कूल में होता है, अच्छा बता देता हूँ, ये क्या होता है, स्कूल वाला प्रिंसिपल होता है। ठीक है, उसको प्रिंसिपल इसलिए बोला जाता है बिकॉज ही और शी इज द हेड ऑफ द स्कूल, ऑफ द कॉलेज, है ना। तो वो मेन पर्सनालिटी है। ठीक है, अपने कॉलेज में, स्कूल में, और जहाँ पे भी यूज कर सकते हो आप, है ना। तो प्रिंसिपल का मतलब होता है मेन, तो मेन वर्ब इसका मतलब हो गया, प्रिंसिपल वर्ब, मेन वर्ब। तो मेन वर्ब कैसे, प्रिंसिपल वर्ब को मेन वर्ब भी बोला जाता है या फुल वर्ब भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, आगे देखेंगे। ये वो वर्ब है जो एक्सप्रेस करती है फुल मीनिंग, ठीक है, विदाउट द हेल्प ऑफ एनी अदर वर्ब। मैंने आपको बताया था एक सेंटेंस के अंदर दो वर्ब हो सकती है, दो वर्ब हो सकती है ना। तो पता क्या होता है, दो वर्ब क्यों होती है सेंटेंस के अंदर, ये कोई जो एक वर्ब होती है वो हेल्पिंग वर्ब कहलाती है, दूसरी वर्ब मेन वर्ब कहलाती है। तो दो वर्ब सेंटेंस के अंदर होने का कारण इसलिए होता है क्योंकि एक वर्ब दूसरी वर्ब की हेल्प करती है। ठीक है, हेल्प करती है। लेकिन जो प्रिंसिपल वर्ब होती है सेंटेंस के अंदर, वो अकेली होती है, उसे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं होती। तो अगर आप कभी भी सेंटेंस देखते हो उसके अंदर केवल एक वर्ब देखते हो, तो समझ जाना वो प्रिंसिपल वर्ब है। अभी के लिए बस ये ध्यान रखो, वो क्या है, प्रिंसिपल वर्ब है, मेन वर्ब है, फुल वर्ब है, फुल वर्ब भी बोलते हैं। जैसे एग्जांपल देख लो, जॉन गोज टू स्कूल, सिंपल सी बात है, यहाँ पे एक ही वर्ब है, जॉन स्कूल जाता है, तो ये क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई। और कोई वर्ब दिख रही है, नहीं दिख रही है, तो ये मेन वर्ब है। ये प्लेज चेस वेल, प्लेज, ठीक है, ये जो है चेस अच्छा खेलता है। ठीक है, प्लेज मतलब खेलना, एक ही वर्ब है। रॉनी वांट्स अ न्यू फोन, ठीक है, वांट्स, रॉनी जो है एक नया फोन चाहता है। तो वांट मतलब चाहना, चाहने के अलावा कोई और वर्ब दिख रही है, नहीं दिख रही, तो ये मेन वर्ब है। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ अ मेन वर्ब। सिंपल सी बात ध्यान रखो, अगर सेंटेंस के अंदर केवल एक ही वर्ब दिखे विदाउट एनी अदर वर्ब, है ना, तो वो क्या होगी, प्रिंसिपल वर्ब होगी, मेन वर्ब होगी। और ये छोटा सा नोट में क्या लिखा हुआ है, ये वैसे आगे धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। प्रिंसिपल वर्ब जो होती है इन फॉर्म में होती है, इन फॉर्म में। आई होप ये फॉन्ट आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये अभी के लिए बस दिमाग में रखो, आगे हम देखेंगे नेक्स्ट सेशंस में। ठीक है, इस फॉर्म में होती है प्रिंसिपल वर्ब। वर्ब की फर्स्ट, अच्छा इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब है फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म भी बोला जाता है। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म क्या है, बेस फॉर्म क्या है, वो आगे बता दूंगा। अभी के लिए ध्यान रखो, जो प्रिंसिपल वर्ब होती है वो इनकी फॉर्म में होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, जैसे स्विमिंग, है ना। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस भी लगा सकते हो, ईएस भी लगा सकते हो, आईईएस भी लगा सकते हो। ये क्या कब लगता है कब नहीं लगता है, ये हम टेंसेस के पोर्शन में देखेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या लगा, एस लगा, एस लगा, तो ये वाला कंसेप्ट है। ठीक है, क्यों लगा, देखते रहेंगे धीरे धीरे, टेंशन मत लो। चलिए आगे बढ़ते हैं।
जैसे एग्जाम्पल मैंने प्रिंसिपल वर्ब्स के सारे यूज कर दिए हैं। ही सिंग्स अ सॉन्ग, वह गाना गाता है, एक ही वर्ब है, कोई और वर्ब नहीं है। लेट मी चूज दी व्हाइट कलर बिकॉज इट हैज बिकम वेरी बोरिंग टू यूज पिंक कलर ओनली। चलिए, ही सिंग्स अ सॉन्ग, अब इसमें क्या बोला जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है कि भाई वह गाना गाता है। तो अब इस केस में केवल एक ही वर्ब है, कोई और वर्ब दिख रही है? कैन यू सी अदर एनी अदर वर्ब? नहीं, ठीक है, तो ये मेन वर्ब हो गई। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, डू नॉट ट्राई टू मग दिस अप, ठीक है, बिकॉज़ इस तरीके से एग्जाम में नहीं आएगा। व्हाट यू हैव टू डू, बस एक बार के लिए ध्यान रखो कि भाई ये कौन सा सेंटेंस है। अगर टेंसेस नहीं आते हैं तो फॉरगेट दिस थिंग, ठीक है, तो ज्यादा लोड मत लेना। टेंसेस में सब करा दूंगा एक। वी सिंग अ सॉन्ग, अब यहाँ पे क्या है, हम गाना गाते हैं, तो एक ही वर्ब है। शी इज, यहाँ पे इज आएगा। अच्छा, ये यहाँ पे आई आई गायब हो जाता कभी कभार। चलिए, शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, इस केस में मेन वर्ब क्या है, ये है। व्हाई? बिकॉज़ ये हेल्पिंग वर्ब है, ये इसकी हेल्प कर रही है ना? ये इसकी हेल्प कर रही है। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि जब दो वर्ब होती है सेंटेंस के अंदर, दो वर्ब होती है सेंटेंस के अंदर, तो एक होती है हेल्पिंग वर्ब, एक होती है मेन वर्ब। मेन वर्ब सेंटेंस में अकेली भी आ सकती है, मेन वर्ब सेंटेंस में अकेली भी आ सकती है, लेकिन कभी कभार मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब के साथ आती है, तब भी वो मेन वर्ब ही कहलाती है, और इसका एक्शन वर्ब भी बोला जाता है। ठीक है, ये इनको डिफरेंशिएशन कैसे करना है मैं आपको धीरे धीरे बताता रहूंगा, बट अभी के लिए ध्यान रखिए, मेन वर्ब जो प्रिंसिपल वर्ब होती है सेंटेंस के अंदर अकेली होती है, और अगर अकेली नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगी। ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगी तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका जो मेन वो मतलब अथॉरिटी है सेंटेंस के अंदर वो खत्म हो गई, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो मेन वर्ब ही रहती है, बट वो थोड़ा हेल्प ले लेती है हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब से क्यों हेल्प लेती है? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से टेंस बताता है, ये जो एक्शन हो रहा है ना, ड्यू टू द मेन वर्ब इन अ सेंटेंस, वो कौन से टेंस में हो रहा है, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में। चलिए, शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, वह गाना गा रही है। रे हैज संग अ सॉन्ग, अब यहाँ पे मेन वर्ब क्या है, सिंगिंग। रे हैज संग अ सॉन्ग, कि भाई रे गाना गा चुका है, तो ये है मेन वर्ब। ठीक है, रॉनी sang अ सॉन्ग, ये है मेन वर्ब विदाउट एनी अदर हेल्पिंग वर्ब। डू यू नो हाउ टू सिंग अ सॉन्ग, यहाँ पे मेन वर्ब बताओ कौन सा है, बताओ। क्या ये मेन वर्ब है, मतलब ये मेन वर्ब है, या ये मेन वर्ब है? बताओ, टेल मी। ये दो सेंटेंस, अच्छा हाँ ठीक है। कौन सी मेन वर्ब है? देखो यहाँ पे दो क्लॉजेस हैं, एक ये क्लॉज है, एक ये क्लॉज है। ठीक है, तो इस क्लॉज का मेन वर्ब है नो, और इस क्लॉज का मेन वर्ब है सिंग। ठीक है, ये इन्फिनिटिव वर्ब ही कहलाएगा। ठीक है, बता दूंगा धीरे धीरे क्या होता है इन्फिनिटिव वर्ब। चलिए, आई डू नॉट नो हाउ टू सिंग अ सॉन्ग, अब इस केस में इस क्लॉज का मेन वर्ब है नो, है ना, और इस क्लॉज का मेन वर्ब है सिंग। चलिए, ये क्या कह रहा है, टू बी वर्ब्स, डू वर्ब्स, हैव वर्ब्स आर समटाइम्स मिसअंडरस्टूड रिलेटिंग टू द यूज एज प्रिंसिपल वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स। अच्छा, मैंने आपको बताया कि कुछ वर्ब्स होती हैं जो हेल्पिंग वर्ब का काम करती है, कुछ वर्ब्स होती है जो हेल्पिंग वर्ब का काम करती है, और वो हेल्पिंग वर्ब का काम करती है, किसको हेल्प करती है, मेन वर्ब को, प्रिंसिपल वर्ब को हेल्प करती है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। ठीक है, जैसे कि आपको बताया था, ये मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये इसकी हेल्प कर रही है। जैसे इस केस में देख लो, शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, अब यहाँ पे ये हो गई मेन वर्ब, और इट इज बीइंग हेल्प्ड बाय द हेल्पिंग वर्ब व्हिच इज सिंग, व्हिच इज। ठीक है, तो दिस इज एज अ हेल्पिंग वर्ब हेल्पिंग सिंगिंग। हाउ? बताने के लिए कि वो अभी गाना गा रही है, अभी। ठीक है, इससे क्या पता लग रहा है कि काम जो हो रहा है वो प्रेजेंट में हो रहा है। ठीक है, और ये जो लिखा हुआ है ना, ये क्या लिखा हुआ है, ये नेक्स्ट स्लाइड में सही से बताऊंगा। ये लिखा हुआ है, कुछ टू बी वर्ब होती है, टू बी वर्ब होती है वो स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब, इज, एम, आर, वाज, वर। ठीक है, डू वर्ब्स होती है, डू वर्ब्स मतलब डू, डज, डिड। हैव वर्ब्स होती है, हैव वर्ब्स मतलब क्या होती है, हैज, हैव, और हैड। ठीक है, ये कभी कभार मिसअंडरस्टूड कर लिया जाता है रिलेटिंग टू द यूज एज प्रिंसिपल वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। अब बताने का मतलब ये है, टू बी वर्ब, डू वर्ब और हैव वर्ब, ये दोनों का काम करती है, हेल्पिंग वर्ब का भी और मेन वर्ब का भी। यानी कि वो यहाँ पे भी आ सकती है और यहाँ पे भी आ सकती है। ठीक है, बता देता हूं, जैसे आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन। ठीक है, आई हैव अ पेन, अब यहाँ पे ये अकेली है कि मेरे पास पेन है। ठीक है, यहाँ पे ये हो गई मेन वर्ब, ये मेन वर्ब हो गई। अब मैं बोलता हूँ आई हैव यूज्ड पेन, मैंने एक पेन को यूज कर लिया है। अब यहाँ पे जो मेन वर्ब है ना वो यूज्ड है, और ये हेल्पिंग वर्ब हो गई। देखो, इस सेंटेंस में ये क्या था, हेल्पिंग, सॉरी, इस सेंटेंस में हैव क्या थी, मेन वर्ब थी, लेकिन इस सेंटेंस में हैव मेन वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब है, और ये मेन वर्ब इस मेन वर्ब की हेल्प कर रही है। तो यही बताना चाह रहा हूं मैं कि टू बी वर्ब्स, डू वर्ब्स और हैव वर्ब्स जो होती हैं, ठीक है, ये दोनों का काम करती है, हेल्पिंग वर्ब का भी और मेन वर्ब का भी। लेट अस सी हाउ, देख लेते हैं कैसे।
क्लियर द डिफरेंस, मैंने कुछ सेंटेंसेस लिख दिए तुम्हारे सामने, देखो। ये है ए, ये है बी, ठीक है। ए में कैसे यूज किया जा रहा है? ए में मतलब मैं यूज कर रहा हूँ टू बी वर्ब को। गिव मी मोमेंट। ये पूरी स्लाइड इन्हीं वर्ब्स के लिए है। टू बी वर्ब, अच्छा टू बी से कंफ्यूज मत होना। टू बी वर्ब वही होती है, स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब, ठीक है। स्टेट ऑफ बीइंग मतलब कि भाई तुम क्या हो, या तुम क्या थे, या कि तुम होगे क्या, ठीक है। इज, एम, आर, वॉज, वर और विल बी, ठीक है। तो ये क्या है? टू बी वर्ब है। डू वर्ब आपको पता है, डू डज डिड में डू वर्ब आ जाती है, हैव वर्ब्स में हैज, हैव, हैड आ जाता है। अब मैं डिफरेंस बताने वाला हूँ कि इन प्रिंसिपल वर्ब और मेन वर्ब कैसे यूज करेंगे। एक एग्जांपल तो मैंने दे दिया है, बाकी इलेबोरेटिवली देख लेते हैं। आई एम एन एथलीट, यहाँ पे एम का यूज किया गया है, ठीक है। पहली बात ध्यान रखो, ये क्या बोल रहा है? मैं एथलीट हूँ। ये क्या बोल रहा है? मैं एथलीट हूँ, यानी कि स्टेट ऑफ बीइंग बता रहा है मेरा कि मैं एथलीट हूँ, यानी कि पता लग गया ये टू बी वर्ब हो गई। टू बी वर्ब हो गई, चलिए ठीक है। अभी सेंटेंस के अंदर अकेली आ रही है, अकेली आ रही है, तो ये मेन वर्ब हो गई। इसी का यूज इस सेंटेंस में देखो, एम का यूज, आई एम एक्सरसाइजिंग। इस केस में ये वही वर्ब है, टू बी वर्ब, है ना। टू बी वर्ब ही है, लेकिन अब यहाँ पे इसका रोल टू बी का नहीं रहा। यहाँ पे इसका रोल कैसा रह गया? हेल्पिंग वर्ब का रह गया। हेल्पिंग वर्ब का रह गया, वाई? बिकॉज ये हेल्प कर रही है इस वर्ब की, एक्सरसाइजिंग की, जो कि एक मेन वर्ब है, ठीक है। ये बता रही है कि मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, लेकिन कब कर रहा हूँ? मैं प्रेजेंट में एक्सरसाइज कर रहा हूँ। तो एक्सरसाइजिंग इज अ मेन वर्ब, am is a helping verb, helping exercising, which is a main verb। तो दोनों सेंटेंस में पता लग गया, इसमें मेन वर्ब, इसमें हेल्पिंग वर्ब। तो इस तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ही हैज अ बाइक, उसके पास बाइक है। मेन वर्ब सेंटेंस में अकेली है। ही हैज रिडन अ बाइक, उसने बाइक राइड कर चुका है, या वो बाइक चला चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे हैज हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग रिडन विच इज अ मेन वर्ब। यू डिड इट, तुमने ये कर दिखाया, तुमने ये कर दिया, ठीक है, तुमने ये कर दिया। अब इस केस में डिड अकेली है सेंटेंस के अंदर, और ये क्या शो कर रहा है? वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या शो कर रही है? पास्ट, पास्ट की बात हो रही है, तुमने कर दिया। अकेली है तो मेन वर्ब हो गई। अब यहाँ पे डिड यू डू इट, यहाँ पे इट आई आएगा, डिड यू डू इट, क्या तुमने कर दिया? तो इस केस में डिड क्या हो गई? हेल्पिंग वर्ब हो गई, इस मेन वर्ब की हेल्प कर रही है, डू की। अब वहां पे डिड के साथ डू क्यों आया, नहीं समझ में आ रहा, फिर गैर ठीक है, ये टेंसेस का पार्ट है। आई एम गोना लेट यू नो, आई एम गोना टीचिंग ईच एंड एवरीथिंग द टेंसेस पोर्शन। चलिए, एंड विद दिस आई थिंक द सेशन ऑफ वर्ब, द डेफिनेशन ऑफ वर्ब इज कंप्लीटेड टुडे, ठीक है। तो आज के सेशन में वर्ब की डेफिनेशन कंप्लीट हो गया है, एंड हमने पढ़ लिया प्रिंसिपल वर्ब के बारे में। एंड प्लीज कोई भी लेक्चर स्किप मत करना, बिकॉज वर्ब के सेशन बहुत सारे होंगे। सो इफ यू स्किप एनी ऑफ द सेशंस ऑफ वर्ब, सो मे बी कुछ इश्यूज आ जाएंगे बाद में तुम्हारे रिगार्डिंग लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। और आज के लिए इतना ही, एंड वर्ब्स की डेफिनेशन कंप्लीट हो गई है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में विद अ न्यू topic in verbs only. Okay, until then, what you have to do, be careful, have fun, and whatever, do whatever you want to do. Bye bye, take care, and sayonara.